नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग हिंदी विभाग से। अभी तक हम आपको प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, आज हम आपको बताते हैं घटनोत्तर अनुसंधान। घटनोत्तर अनुसंधान क्या है? इसको पश्चोमुखी भी मैंने लिखा है, इसको प्रश्नोमुखी भी कहते हैं। जो घटना के बाद जो करा जाए उसको घटनोत्तर। इसका तो अर्थ हो सकता है घटना प्लस उत्तर। किसी कारण मतलब किसी घटना होने के बाद जो उत्तर दिया जाए वो घटनोत्तर अनुसंधान है। इसमें पहली परिभाषा है पहले घटी हुई घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। साफ है कि जो पहले घटना घटित हो चुकी है उसके जब हम अध्ययन करेंगे वो घटनोत्तर है। दूसरा है किसी घटना के घटित होने के बाद में किया गया अध्ययन। सेम है कि किसी घटना के बाद जब घटित होती है कोई क्रिया कार्य करते हैं वो घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। तीसरा है स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य होने वाले संबंधों के विषय में निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें स्वतंत्र चर बिल्कुल पहले होता है और उसके बाद आश्रित चर आता है। स्वतंत्र चर बिल्कुल मध्य होता है, उसके बीच में आश्रित चर के बीच में संबंध होता है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में इसका संबंध होता है और उन दोनों को मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। इसमें 1945 में ग्रीनवुड ने इसकी परिभाषा दी पीछे की ओर होने वाला अनुसंधान। ग्रीनवुड ने कहा पीछे की ओर होने वाला अनुसंधान कि यानी कि जब घटना घटित हो जाएगी उसके बाद जो हम अनुसंधान करेंगे वो घटनोत्तर अनुसंधान कहलाएगा। 1947 में कर्लिंगन ने कहा घटनोत्तर अनुसंधान। 1947 में कर्लिंगन ने उसका नाम दिया घटनोत्तर अनुसंधान। 1972 में डिवोड ने और 1978 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। उन्होंने दोनों ने कहा, तीनों लोगों ने परिभाषा की कि सहसंबंध अनुसंधान को भी घटनोत्तर अनुसंधान कहते हैं क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों में संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसको सहसंबंध अनुसंधान कहते हैं। और इसमें तीन चीजों को बहुत महत्व दिया गया। क्या? वर्तमान हालात का जायजा, संभावित कारणों की खोज और फिर अतीत में वापस जाना। इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि आपको याद है हमारे क्या कहते हैं सुशांत सिंह की मौत हुई, तो सुशांत सिंह की मौत हो गई तो मौत होना क्या है? एक स्वतंत्र चर था, उसमें कोई वो ही नहीं था। वर्तमान हालातों का जब जायजा लिया, जब हम वहाँ पहुँचे और मौत हो चुकी थी और उसके बाद जब हमने उसका जायजा लिया तो वो हुआ क्या कहते हैं अतीत में उसके मतलब वर्तमान हालात आए और फिर जब हमने कारणों की जांच की तब उसका हमने संभावित कारणों की खोज की उसमें कि मौत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था। फिर हम अतीत में फिर वापस गए कि उसकी शव में क्या क्या क्रिया थी। तो हमको पहले वर्तमान का जायजा लिया कि कैसे हालात में उसकी बॉडी थी, क्या था, फिर कारणों को जाना कि कैसे मौत हुई, क्या हुआ, और फिर हम उसके बाद फिर अतीत में चले गए। तो जो घटना घट चुकी थी वो अतीत था और जो उसका शव था वो एक वर्तमान था और जो उसके कारण को खोज रहे थे हम, जो उसकी मौत का कारण था, जो भी कारण हो रहा हो, उसने फांसी लगाई, उसने जहर खाया या उसको मारा गया, जो भी कारण था वो क्या था, वो उसका क्या था, एक अतीत था। फिर हम उसके अतीत में जाते हैं कि कारण क्यों हुई। तो मृत्यु क्या थी? उसकी जो मृत्यु हुई वो क्या थी? जो हो चुकी थी मृत्यु वो परतंत्र चर था और जो कारण है वो स्वतंत्र चर है। यानी कि घटनोत्तर अनुसंधान में हम स्वतंत्र चर से शुरू होते हैं और परतंत्र चर पर जाकर हमारी घटना अनुसंधान खत्म होता है। यानी स्वतंत्र चर और दोनों का बीच में बहुत विशेष संबंध रहता है। इसलिए क्रॉनविच और ओमेटो ने कहा सहसंबंध अनुसंधान, यानी कि जो घटना घटित हुई थी और जिस पे हम अनुसंधान कर रहे हैं उनके बीच में सहसंबंध होता है, उसको हम घटनोत्तर अनुसंधान कहते हैं। 1947 में कर्लिंगन ने कहा घटनोत्तर अनुसंधान। 1948 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1952 में डिवोड ने और 1978 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1979 में क्रॉनविच और ओमेटो ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1981 में डिवोड ने और 1982 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1983 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1984 में डिवोड ने और 1986 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1986 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1987 में डिवोड ने और 1987 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधान। 1988 में फर्म्यूसर और क्रॉनविच ने कहा सहसंबंध अनुसंधा
दूसरी बात फिर हम जाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा 16, 17 और 40। यहाँ पर 16, 17 था हमारा कोई एक लड़का है और 40 साल का एक व्यक्ति है ना। और वही व्यक्ति एक फिर 16, 17 साल के लड़के की लड़ाई एक 40 साल के व्यक्ति से हो जाती है। फिर 16, 17 साल के लड़के की लड़ाई 50 साल के आदमी से हो जाती है। और वही 16, 17 साल के लड़के की लड़ाई 30 साल के बच्चे वो आदमी से होती है। तो यहाँ पर एक सह संबंध क्या था, 16, 17 साल का लड़का था और ये बदल रहा था। तो 16 साल 17 साल के लड़के की लड़ाई हमेशा 40, 50, 30 साल के लड़के से हो रही है। तो यानी कि 16 साल 17 साल के लड़के में कुछ घटना घटित हुई होगी, उसका पारिवारिक कारण रहा होगा, उसका किशोरों में क्या दिक्कत है ये हमें देखना पड़ेगा, और उसकी क्या परेशानी है, मानसिक परेशानी से गुजर रहा है वो, या पारिवारिक कारणों से गुजर रहा है कि कोई और कारण है। तो हमें कहाँ अनुसंधान करना है, 16, 17 साल के लड़के में अनुसंधान करना है कि उसी व्यक्ति की लड़ाई 40, 50 और 30 साल के व्यक्ति से क्यों हो रही है। यानी कि उसका कोई पारिवारिक कारण रहा होगा, यानी उसको कोई मानसिक परेशानी होगी, या कोई उसको अगर वो पढ़ता होगा तो वहाँ उसके स्कूल कॉलेज में कोई परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करेगी यहाँ पर। तो जो लड़ाई हो रही है वो क्या है, एक परतंत्र चर है, और जो कारण क्या है उसका, कोई भी कारण हो सकता है, जो हम कारण निकालेंगे इसका वो होगा हमारा स्वतंत्र चर। तो जो कारण होता है वो स्वतंत्र चर होता है, और जो जिसके कारण से होता है वो परतंत्र चर होता है। यानी कि जो लड़ाई हो रही है वो परतंत्र चर और जो कारण है वो स्वतंत्र चर है। तो ये हमारा घटनोत्तर उसका आया। अब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व दोनों 3 चीज़ों में आता है। इसका महत्व मनोवैज्ञानिक में आता है, बुद्धि परीक्षण में आता है और सामाजिक समस्याओं में आता है। मनोवैज्ञानिक में शिक्षा भी आ जाता है, समाजशास्त्र में भी आता है, बुद्धि परीक्षण में पारिवारिक भी आ जाता है। जब हम उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे, किसी को पहले हम मनोवैज्ञानिक तरीके से देखेंगे। जैसे कि हम किशोरों की बात कर रहे थे, तो किशोर की बात कर रहे थे कि उसको हो सकता है मानसिक परेशानी हो, तो पहले हम उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराएंगे। हो सकता है और फिर उसका हम अगर नहीं होता है मनोवैज्ञानिक तो हो सकता है उसका बुद्धि परीक्षण कराएं। उसको परेशानी हो, उसको याद नहीं होता हो, या उसको क्लास में जैसे बताया कि उसको कॉलेज या क्लास में कोई दिक्कत होगी तो हम उसका बुद्धि परीक्षण कराएंगे। हो सकता है उसका पारिवारिक कारण हो तो हम उसे पारिवारिक कारण में उसका परीक्षण कराएंगे। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक। हो सकता है कि उसको सामाजिक कारण भी रहा हो, जैसे आजकल चलता है कोई जातिगत परेशानी या कोई गरीबी अमीरी का या कुछ भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो हम उसका परीक्षण, उसका महत्व कहाँ कहाँ देखेंगे, मनोवैज्ञानिक में देखेंगे, शिक्षा में देखेंगे, समाज में देखेंगे, बुद्धि में देखेंगे, सारे परीक्षण में उसका, समाज में उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो अध्ययन होगा वो हमारा घटनोत्तर अध्ययन कहलाएगा। ये तो हमने बताया कि घटनोत्तर अनुसंधान क्या होता है, कैसा होता है, उसका महत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब हम आपको बताएंगे इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, ये एक अप्रयोगात्मक अनुसंधान है, इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो घटना हो चुकी है हम उसी को देखेंगे, वो तो हमारे सामने नहीं हुई, उसका प्रयोग नहीं हो सकता। घटना घटित होने के पश्चात कारणात्मक संबंधों को ज्ञात करना हमारा विशेषता है इसकी। जब घटना घटित हो जाती है तब हम उसके कारण को जानते हैं। जैसे कि हमने आपको उदाहरण बताया था कि सुशांत सिंह की मौत हुई, तो मौत के समय तो कोई था नहीं और किसी को पता नहीं है। उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि उसकी मौत क्यों हुई, किन कारण से हुई, तो वो चीज़ इसमें देखते हैं। महत्वपूर्ण इसमें होता है कि कारण क्या है। अनुसंधानकर्ता का प्रभाव संभावित कारकों को खोज करना होता है। इसमें हमारा काम क्या है, जो अनुसंधान कर रहा है, जो उस पर रिसर्च कर रहा है, उसका कारण क्या होता है, जो उसमें संभावित कारण हैं, कई कारण हो सकते हैं, उनको खोजना। उसी जैसे ही अभी बताया उदाहरण में, हो सकता है उसने फांसी लगाई हो सकता है उसको किसी ने फांसी पर लटकाया हो सकता है उसने जहर खाया हो सकता है कि किसी ने उसको जहर दिया हो, मतलब कोई भी कारण हो सकते हैं। तो हमें सही कारण जानना है कि उसका मेन कारण क्या था। स्वतंत्र चर का कोई प्रभाव नहीं होता, इस पे स्वतंत्र चर का
कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि स्वतंत्र चर हमारा क्या है? स्वतंत्र चर हमारा कारण है, वो किस कारण से हुआ तो वो उसका हमारा कोई इस पर प्रभाव नहीं होता है। स्वतंत्र चरों के ऊपर आश्रित चर का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। आश्रित चर की खोज हम इसमें करते हैं, जो उसके आश्रित है उसकी हम इसमें खोज करते हैं। हेर फेर की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि घटना तो घटित हो चुकी है, उसका विवरण हमारे पास आ चुका है, तो इसमें हम कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता का पूर्णतः अभाव होता है, वास्तविकता का इसमें पूर्णतः अभाव होता है, क्योंकि हो सकता है कि हम उसकी वास्तविकता पर ना पहुंच पाएँ कि क्या कारण था उसका, उसकी डेथ का, उसको फांसी किसी ने लगाई थी कि उसने स्वयं लगाई थी कि उसको जहर, तो हम अभी तक उसकी वास्तविकता पर नहीं पहुंच पाए। तो जहाँ तक है इस घटनोत्तर अनुसंधान में वास्तविकता का ज़्यादातर अभाव ही रहता है। स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं, इसमें जो स्वाभाविक परिस्थितियाँ हमारे सामने होती हैं उसी का हम इसमें अध्ययन करते हैं। आश्रित चरों और स्वतंत्र चर सहगामी परिवर्तन निरीक्षण होता है। आश्रित चर और स्वतंत्र चर का दोनों का साथ साथ हम परीक्षण और निरीक्षण करते हैं इसमें। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जब हमारी विशेषताएं होंगी, महत्व होगा, तो कुछ इसमें सीमाएं भी होगी कि हम किन सीमाओं में बनकर इसका परीक्षण करें। तो स्वतंत्र चर इसमें क्या है? स्वतंत्र चर को उपयोग नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि स्वतंत्र चर अलग है, इसका उपयोग नहीं करते हैं। न्यायाधीश को यादृच्छिकता ना कर सामने की शक्ति होती है, यह इसमें न्यायाधीश की कोई भी वो नहीं होती, वास्तविकता नहीं होती है, तो इसमें न्यायाधीश का प्रयोग कम करते हैं। आंकड़ों की व्यवस्था और विश्लेषण नहीं होता है, इसमें आंकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि घटनाएं घटित होती हैं, उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका कोई विश्लेषण नहीं होता है। कार्य कारण संबंध का शुद्ध अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जो कारण है उसका हम शुद्ध अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण हम इसको बताते हैं आपका, कि एक स्कूल है, आजकल मिड डे मील और यूनिफॉर्म देने लगे हैं, तो 2000 में एक स्कूल का अध्ययन किया गया था कि जहाँ पर सिर्फ 20 बच्चे आते थे। तो 2010 में जब उस स्कूल का अध्ययन किया गया तो वहाँ पर 80 बच्चे थे। तो उन 80 बच्चों, अब इसमें हम जो बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन नहीं हो सकता। अब हमने देखा कि वो 80 बच्चे जो 20 से 80 हुए हैं, वो 60 बच्चे कैसे आए हमें नहीं पता। वो मिड डे मील के कारण भी आ सकते हैं या स्कूल यूनिफॉर्म के कारण भी आ सकते हैं। वहाँ गरीबी थी तो स्कूल उनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, तो हो सकता है कि 60 बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म के कारण आए हों, या हो सकता है कि वहाँ खाने की समस्या थी तो वो मिड डे मील के कारण आए हों। तो इसमें सही कारण हमको ज्ञात नहीं हो रहा है, पर कारण तो था कुछ, जो 2000 में 20 बच्चे थे और 2010 तक 80 बच्चे हो गए, तो कारण तो है, पर सही कारण हम उसका मान नहीं लगा सकते हैं। परिणामों के गलत विवेचना का जोखिम बना रहता है और संयोगी कारण की शक्ति का अभाव रहता है, और विश्वसनीय और वैध परिणामों का भी इसमें अभाव रहता है, क्योंकि जब घटना घटित हो जाती है और हम उसके साक्षी नहीं होते हैं, सिर्फ हम उसके कारणों की खोज करते हैं, और कारण भी हमको बहुत ही, क्योंकि उस घटना में जैसे कि अभी हमने स्कूल वाला बताया, उसमें भी कोई साक्ष्य कारण नहीं आएगा, और सुशांत की मौत में भी अभी कोई, क्योंकि उसका कोई साक्षी नहीं है, तो कारण सही नहीं आएगा। तो परिणामों का वैध परिणाम को अभाव रहता है और वास्तविकता का भी इसमें अभाव रहता है। ये था आज का हमारा घटनोत्तर अनुसंधान। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।